एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला अध्याय देख लिया था। ये हमारा सेकंड अध्याय होगा, जिसका आज हम लोग 2 अध्याय देखेंगे। एक है मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, अर्थात धातु और अधातु। और दूसरा 2 अध्याय है, उसका नाम है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक अर्थात संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर। देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, हालांकि चीज़ें बहुत आसानी से समझाई गई है। ध्यान से इसे समझेंगे और उसके बाद इसे समझने का प्रयास करेंगे और चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को, संश्लिष्ट तंतु एवं प्लास्टिक अर्थात सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि ये संश्लिष्ट रेशा या तंतु, जो सिंथेटिक फाइबर है, जिसे संश्लेषित रेशा या फिर संश्लेषित तंतु कहते हैं, इसे संश्लिष्ट रेशा या संश्लिष्ट तंतु भी कहते हैं। ये क्या है? तो बहुत इजी है। छोटी रासायनिक इकाइयों की यह एक लंबी श्रृंखला है। बहुत सारी छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों की एक लंबे चैन को अर्थात लंबे श्रृंखला को ही हम लोग संश्लिष्ट रेशा या संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, अर्थात चैन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। तो बहुत सारी छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों की लंबी श्रृंखला होता है कौन? संश्लिष्ट रेशा या संश्लिष्ट तंतु यानी सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये एक स्मॉल केमिकल यूनिट होता है, चैन होता है, श्रृंखला होता है, जो एक दूसरे से क्या होते हैं? ज्वाइंट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और इससे इस प्रकार की एक जो बड़ी एकल इकाई बनती है उसे बहुलक कहा जाता है, अर्थात पॉलीमर कहा जाता है। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स, जो छोटी रासायनिक इकाई मिलकर एक बड़े एकल रासायनिक इकाई का निर्माण करती है, लार्ज सिंगल यूनिट, उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वे रासायनिक, जो खास करके प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं उनका ये बहुलक ही होते हैं, अर्थात बहुत सारे प्राकृतिक इकाई मिलकर एक, या फिर बहुत सारे कृत्रिम रासायनिक इकाई मिलकर एक लंबी श्रृंखला, जो एकल श्रृंखला होती है उसका निर्माण करते हैं, जिसे पॉलीमर यानी बहुलक कहा जाता है। अब उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ लें, जैसे कि कॉटन यानी कपास। कपास क्या है? एक बहुलक है जिसका निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज जो कि जैसे कि जो जितने सारे पेड़ वगैरह होते हैं उसमें जो छाल होते हैं तो वो सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज एक रेशेदार पदार्थ होता है। तो इस बहुत सारे सेल्यूलोज का ज्वाइंट होता है कपास, जिसे कॉटन कहते हैं। तो बहुत सारे सेल्यूलोज, अर्थात सेल्यूलोज क्या हो गया? एक रासायनिक इकाई हो गया। अब बहुत सारे सेल्यूलोज मिलकर एक कपास का निर्माण करते हैं, जो एक प्रकार का क्या है? पॉलीमर है यानी बहुलक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि कपास किसका बहुलक है? तो याद रखेंगे सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का। अब आता है कि रेयॉन जो है एक कृत्रिम रेशा है और इसका निर्माण लकड़ी की लुगदी अर्थात वुड पल्प से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? वुड पल्प से। तो रेयॉन जो होता है एक कृत्रिम रेशा है और इसका निर्माण वुड पल्प से होता है, लकड़ी की लुगदी। लुगदी का मतलब क्या हो गया? लुगदी का मतलब हो गया छिलका। तो याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेयॉन का निर्माण किससे होता है? वुड पल्प से, वुड पल्प से, लकड़ी की लुगदी से।
और यह एक कृत्रिम रेशा है, अर्थात मानव निर्मित रेशा है। यह प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक कौन हो गया? तो लकड़ी की लुगदी, और इससे एक बहुलक बनाया गया जिसका नाम है रेयॉन, जो कि एक कृत्रिम रेशा है, अर्थात सिंथेटिक फाइबर है। अब आते हैं नायलॉन के बारे में। देखिए, नायलॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। नायलॉन के बारे में याद रखेंगे, पूछा जाता है एक चीज़ कि सबसे पहला मानव के द्वारा उपयोग किया गया कृत्रिम रेशा कौन है? तो यही नायलॉन है। मानव ने सबसे पहले यदि किसी कृत्रिम रेशा को तैयार किया तो उसका नाम क्या है? नायलॉन। मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम रेशा, यह क्या है? मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम रेशा है, अर्थात ये मैन मेड है, यह प्राकृतिक नहीं है, और यह पूरी तरह से तैयार पहला कृत्रिम रेशा है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर कौन है, कृत्रिम रेशा कौन है? तो वो है नायलॉन। इसका निर्माण 1931 ईस्वी में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल अर्थात पौधे या जानवर के हुआ था। यह कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका जो निर्माण हुआ था पहली बार, वह किसी प्राकृतिक कच्चे माल के अर्थात पौधे या जानवर के बिना तैयार हुआ था। इसका निर्माण 1931 ईस्वी में कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया था। अर्थात इसके निर्माण में किसी भी प्रकार का प्राकृतिक कच्चा माल, चाहे वो पौधा हो या जानवर हो, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। और निर्माण कब किया गया? 1931 ईस्वी में। कोयला, पानी और हवा से इस नायलॉन को तैयार किया गया था। यह जो नायलॉन होता है मजबूत होता है, लोचेदार होता है, हल्का होता है, चमकदार होता है और धोने के लिए काफ़ी आसान होता है। तो नायलॉन जो होता है मजबूत होता है, लोचेदार होता है, हल्का होता है, चमकदार होता है और धोने के लिए काफ़ी आसान होता है। याद रखेंगे, नायलॉन का सबसे अच्छा उपयोग, लोकप्रिय उपयोग कहाँ पे है? तो कपड़ा बनाने में। नायलॉन का सबसे ज़्यादातर उपयोग यदि होता है तो वह कपड़ा बनाने में होता है। इसका वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा होता है। और भी बहुत सारे उपयोग हैं नायलॉन के, जैसे मोजा में, रस्सी बनाने में, टेंट यानी कि तंबू बनाने में, टूथब्रश बनाने में, कार की सीट बेल्ट बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में, पर्दा बनाने में, पैराशूट बनाने में। तो इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, ये है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। तो दिमाग में कम से कम इतना जो एग्जाम्पल दिया गया है इसे फिट कर लेंगे कि नायलॉन का उपयोग कहाँ पे? सबसे लोकप्रिय उपयोग कपड़ा बनाने में, और उपयोग कहाँ पे है? मोजा बनाने में, रस्सी बनाने में, तंबू बनाने में, टूथब्रश बनाने में, कार की सीट बेल्ट बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में, पर्दा बनाने में और पैराशूट बनाने में। अब हम लोग थोड़ा सा पॉलिस्टर के बारे में समझें और एक्रिलिक के बारे में समझें। इम्पॉर्टेंट है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। सबसे तो पहले यह क्या है? एक संश्लेषित रेशा है, सिंथेटिक फाइबर है। तो प्लास्टिक क्या है? पॉलिस्टर क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशा है। इससे बने कपड़ों में आसानी से मिलावट नहीं होता है। तो पॉलिस्टर जो एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है कि इसके द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता है उसमें किसी प्रकार का मिलावट संभव ही नहीं है। कहीं से भी इसमें मिलावट नहीं हो सकता है। यह सपाट होता है और सरलतापूर्वक घुलने योग्य धुल जाता है। यह जो पॉलिस्टर होता है वह सपाट होता है और इसे आसानी से धोया जा सकता है। यह धुलने योग्य होता है। अगर इसका बात की जाए कि सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ पे है, तो नायलॉन की तरह इसका भी सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कपड़ा इंडस्ट्री में है, वस्त्र उद्योग में है, कपड़ा बनाने में है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सबसे लोकप्रिय पॉलिस्टर कौन सा है, तो टेरिलीन है।
सबसे लोकप्रिय पॉलिस्टर कौन है? तो टेरिलीन। यह एग्जाम में पूछा गया है कि टेरिलीन क्या है, तो एक पॉलिस्टर है, सबसे लोकप्रिय है। मैक्सिमम जगहों पर पॉलिस्टर यदि यूज होता है तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है, टेरिलीन का। अब हम लोग एक और पॉलिस्टर को देखें जिसका नाम है पीईटी। पीईटी पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट। तो पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट पीईटी यह एक सुपरिचित पॉलिस्टर है। तो याद रखेंगे यह काफ़ी फेमस पॉलिस्टर है जिसका नाम है पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट, जिसको पॉलीथीन भी कहा जाता है। पॉलीथीन जो मार्केट में आज काफ़ी धड़ल्ले से बिक रहा है और इसका इस्तेमाल भी होता है, जो बहुत ही हानिकारक है, चाहे वो पेड़ पौधों, चाहे वो वनस्पतियों के लिए हो, चाहे वो भूमि के लिए हो, प्रकृति के लिए हो, सबके लिए हानिकारक है। तो पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट पीईटी यह एक सुपरिचित पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में, तार बनाने में इत्यादि में प्रयोग होता है। तो पीईटी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में या तार बनाने में, इन सब में इसका उपयोग होता है। तो एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी का है, दिमाग में इसे फिट कर लेंगे। अब एक प्रश्न है यहाँ पे, छोटा सा प्रश्न है, इसका आंसर भी हम लोग लिख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि वे प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि हमें रसोई में या प्रयोगशाला में काम करते समय संश्लेषित अर्थात सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा क्यों? तो यदि हम लोग रसोई घर में काम कर रहे हैं या किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो उस समय सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए, ऐसा क्यों? तो अभी हमने बता दिया कि ये गर्म करने पर क्या होता है, पिघल जाते हैं। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं वे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यदि कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो यह विनाशकारी हो सकता है। यदि हम लोग क्या किए हैं, संश्लेषित रेशे जैसे कि पॉलिस्टर या नायलॉन के कपड़े पहने हैं और यदि उसमें आग लग जाए और आग लगता है तो वह जल्दी बुझता नहीं है, वह चिपकने लगता है, पिघल जाता है और काफ़ी शरीर में विनाशकारी हो सकता है। कपड़ा पिघलता है और पहनने वाले के शरीर से चिपक जाता है, जिसके कारण उस पहनने वाले के शरीर में काफ़ी जलन पैदा होता है, काफ़ी उसका शरीर जल जाता है। तो इसीलिए रसोई घर में या प्रयोगशाला में काम करते समय हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े, क्योंकि यह पिघलता नहीं है, जल्दी आग नहीं पकड़ता है। अब है एक्रिलिक का उदाहरण। एक्रिलिक का उदाहरण है कृत्रिम ऊन। एक्रिलिक का क्या उदाहरण है? कृत्रिम ऊन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन तो यह एक प्लास्टिक का उदाहरण है। पॉलीथीन क्या है? तो प्लास्टिक का उदाहरण है। इसका उपयोग पॉलीथीन बैग बनाने में होता है। किसमें? पॉलीथीन बैग में। और यह किसका बहुलक है? तो इथिलीन का बहुलक है, जिसे इथीन भी कहा जाता है, जिसका सूत्र है C2H4। C2H4। अब ये C2H4 क्या है, शॉर्टकट में समझना है हम लोग, क्योंकि आगे की कक्षा में इसे डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें कार्बन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर एक इथीन बनाते हैं। इथीन जिसे इथिलीन भी कहा जाता है, जो अल्किन ग्रुप का एक सदस्य है। तो इसका उपयोग पॉलीथीन बैग बनाने में होता है। इसके बाद यह किसका बहुलक है? तो इथीन यानी कि इथिलीन का बहुलक है। इथीन और इथिलीन एक ही चीज है। अब हम लोग कह सकते हैं कि कैसे कहेंगे कि यह इथीन का ही बहुलक है? तो जैसे ही इसका बहुलक बन जाता है तो यह n, जो n का मतलब हो गया संख्या, ये इथीन का संख्या है, यह मिलकर एक बहुलक बना देगा जिसका नाम है C2H4
N। ठीक है। अब इसके प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार का, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक अर्थात ताप सुग्राही और थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक का मतलब ताप सुग्राही और थर्मोसेटिंग का मतलब हो गया ताप सुदृढ़। ताप सुदृढ़। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से इसके थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस थर्मोसेटिंग के बारे में, जिसे ताप सुदृढ़ कहा जाता है। क्या? ताप सुदृढ़। थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या है कि एक बार यदि इसको ढाल दिया जाएगा किसी आकृति में तो दोबारा फिर इसको नरम करना संभव नहीं है। अर्थात फिर चाहेंगे कि इसको पिघला के कोई दूसरा आकृति बना दें, यह संभव नहीं है। एक बार सामान बनने के बाद यह दोबारा पिघला कर इसे सामान बनाना संभव नहीं है। तो थर्मोसेटिंग जो हो गया, अगर एक बार यह पिघल जाएगा तो फिर चाहेंगे कि दूसरा कोई सामान बन जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। इसका सीधा उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन इसका सीधा उदाहरण है। इसका उपयोग है बिजली के स्विच बनाने में, टीवी और मोबाइल का कवर बनाने में। तो बिजली का स्विच बनाने में, टीवी और मोबाइल का कवर बनाने में इसका मुख्य उपयोग है। अब इसकी खासियत क्या है? तो यह आग का प्रतिरोधक है, अर्थात फायर रेजिस्टेंस है। जी, तो आग का प्रतिरोधक अर्थात फायर रेजिस्टेंस है। इसका उपयोग है बिजली का स्विच बनाने में, टीवी या मोबाइल का कवर बनाने में। और इसका सीधा सा जागता उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन। अब हम लोग आते हैं थर्मोप्लास्टिक पर, जिसे ताप सुग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ताप सुग्राही अर्थात थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यह ठीक थर्मोसेटिंग का उल्टा होता है। गर्म करने पर यह आसानी से खराब हो जाता है और विकृत हो जाता है, अर्थात टूट फट जाता है। अर्थात पिघला कर इसे दोबारा कोई अन्य पदार्थों में बनाना संभव है। तो ताप सुग्राही अर्थात थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिसे गर्म करने पर वह पिघल जाता है और दोबारा उसको इच्छित ढांचे में उसे आसानी से ढाला जा सकता है और कोई नया पदार्थ हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसका उदाहरण है पीवीसी और प्लास्टिक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और दूसरा उदाहरण है प्लास्टिक। दूसरा उदाहरण क्या है? तो प्लास्टिक है, जिसे हम लोग पॉलीथीन भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है? तो खिलौना बनाने में, कंघी बनाने में, विभिन्न प्रकार के कंटेनर बनाने में, बिजली मिस्त्री के बूट और ग्लव्स बनाने में। जो बिजली के तार पे चढ़ता है बिजली मिस्त्री, तो इसी पीवीसी का बूट पहन के चढ़ता है और हाथ में पीवीसी का ही ग्लोब रहता है। तो खिलौना, कंघी, विभिन्न प्रकार के कंटेनर और बिजली मिस्त्री के बूट एवं ग्लव्स, इन सब के लिए हम लोग यहाँ पे क्या है? तो ताप सुग्राही के बारे में पढ़ रहे हैं। गर्म करने पर यह आसानी से खराब भी हो सकता है और विकृत हो जाता है, अर्थात उसका जो आकार है वह बदल जाएगा। अब प्लास्टिक के कौन कौन से गुण हैं इसे भी हम लोग देख लें। तो पहला तो यह है कि यह हल्का होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, अक्रियाशील अर्थात नॉन रिएक्टिव होता है और विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो प्लास्टिक का क्या क्या गुण है? हल्का होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और अक्रियाशील होता है, अर्थात नॉन रिएक्टिव होता है। साथ ही साथ यह विद्युत का कुचालक अर्थात पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
अब आता है टेफ्लॉन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है। तो टेफ्लॉन क्या है? एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है जिस पर तेल और पानी का चिपकना संभव नहीं है। और यह जो टेफ्लॉन होता है एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है और इस पर तेल और पानी यह चिपक नहीं सकते हैं, कभी भी चिपकेंगे नहीं। इसका उपयोग पकाने के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग करने में होता है। जो पकाने वाला बर्तन है उस पर क्या होता है? नॉन स्टिक एक कोटिंग होता है, परत चढ़ाया जाता है। तो यही इसका उपयोग है टेफ्लॉन का। अब आता है मेलामाइन। क्या है मेलामाइन? देखिए मेलामाइन जो होता है ज्वाला या अग्नि प्रतिरोधी होता है, अर्थात फायर रेजिस्टेंस होता है। जो मेलामाइन है वह ज्वाला प्रतिरोधी अर्थात अग्नि का प्रतिरोध करता है। फ्लेम रेजिस्टेंस इसमें पाया जाता है। इसका उपयोग फायरमैन की वर्दी पर मेलामाइन की परत चढ़ाने में होता है। तो मेलामाइन का उपयोग कहाँ पे होता है? फेयरमाइन की वर्दी पर। हाँ, तो फायरमैन की वर्दी पर मेलामाइन की परत चढ़ाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आग लगने की संभावना क्या होती है? 9 के बराबर होती है। अब एक अधिक प्लास्टिक के उपयोग से हानि भी है। एक तरफ जहां प्लास्टिक हमारे जीवन को सरल बना दिया, दूसरी तरफ इसके बहुत सारे इफेक्टेड अर्थात हानि है। तो अधिक प्लास्टिक के उपयोग से क्या क्या हानि है? एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक इन हार्मफुल। इसके द्वारा बनाया गया कचरा पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है। तो यह जो अधिक प्लास्टिक जो होता है, तो इससे जो कचरा बनता है, वेस्ट मटेरियल बनता है, वह पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं था। इसमें अजैव निम्नीकरण अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो यह जो प्लास्टिक होता है अजैव निम्नीकरण अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल हटाता है। अब है कि यह जलाने पर जहरीली गैस छोड़ता है। कौन? जो प्लास्टिक है जब जलता है तो काफ़ी जहरीली गैस छोड़ता है और गंधयुक्त होता है। जमीन में दबाने पर यह गलने में लाखों वर्ष लग जाता है और मिट्टी में यह प्रदूषण बढ़ाते रहता है। तो जो चीज़ मिट्टी में गलेगा नहीं तो वो मिट्टी को क्या करेगा? प्रदूषित करेगा। तो जो वही चीज़ मिट्टी में नहीं दबेगा जो कृत्रिम होता है अर्थात मानव निर्मित होता है। तो प्लास्टिक हानिकारक कैसे है कि इसके द्वारा बनाया गया जो कचरा है वह पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। इसमें अजैव निम्नीकरण होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो प्लास्टिक कैसा है? अजैव निम्नीकरण अर्थात यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जीवों के द्वारा इसका अपघटन आसानी से नहीं होगा और जलाने पर इस पर जहरीली गैस का उत्पादन होता है। जमीन में दबाने पर यह गलने में लाखों वर्ष लग जाता है और साथ ही साथ यह मिट्टी की प्रदूषण को भी बढ़ाता है। तो ये तो था हमारा चैप्टर क्लास 8 का, यह दूसरा चैप्टर था। अब हम लोग देखिए थोड़ा सा इसे हम लोग एक सेपरेट फैक्ट में पढ़ लेंगे। धातु और यह जो अधातु है उस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग इतना ही तक इसको स्टॉप रखते हैं। इसके बाद जो चैप्टर है धातु धातु उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।